हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरे आरएसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि जो भी हमारी वीसीआरएस साइकिल होती है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कंडेंसर हो गया, एवापोरेटर हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस हो गई अपनी, और कंप्रेसर हो गया, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर इसके बाद मैं इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियोस बना रखी हैं आरएसी के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है दोस्तों। क्या है? कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद हमारे पास क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर के बाद हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस, इसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, एवापोरेटर है दोस्तों। और फिर क्या है हमारे पास, कंप्रेसर में दोबारा से जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी क्या साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब वन बाई वन हम इनके काम को समझते हैं। मान लो देखो, कंडेंसर में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारे पास वेपर दोस्तों आता है, कंप्रेसर के अंदर क्या है, कंप्रेस वेपर हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, हीट ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, हीट ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, यहाँ से जो हमारे वेपर जाता है, जाने के बाद हमारे पास कहाँ जाता है, कंडेंसर के अंदर जाता है दोस्तों। कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है दोस्तों। हीट रिजेक्ट होती है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है दोस्तों। वहां से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन का काम हो रहा है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। फिर वहां से कहाँ जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जाता है, जिसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। देखो, आपने देखा होगा अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, या फिर जो आपके घर पे रखा होता है रेफ्रिजरेशन, है ना, जो फ्रिज वगैरह होता है आपके घर पे, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की कॉइल होती हैं उसके अंदर। पीछे अगर आप देखोगे, आज भी देखना भी जाकर, तो वहां पर कुछ इस तरीके दोस्तों के कॉइल होती हैं, है ना। वही एक्सपेंशन डिवाइस होती हैं, इसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूँ तो एच हमारे पास क्या होता है, हेड लॉस। थ्रॉटलिंग डिवाइस जो हमारे पास होती है, किस वजह से यहाँ पर काम होता है दोस्तों, किस तरीके से काम होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हेड लॉस होता है 4 FLV² अपॉन 2 GD, ठीक है ना। तो हेड लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, डायमीटर के। तो जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ेगा उतने ज्यादा हेड लॉस बढ़ेंगे दोस्तों तुम्हारा। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो हेड लॉस कम होगा, और हेड लॉस बढ़ेगा तो दोस्तों डायमीटर बढ़ ज्यादा कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होता है। यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस इस तरीके से वर्क करती हैं दोस्तों, और वही तो हीट को क्या करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। यहाँ से क्या होता है, फिर एवापोरेटर के अंदर जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तुम्हारी, जो भी हमारी हीट निकल कर आई दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ तो हीट निकल गई, रिजेक्शन हुआ। यहाँ हीट एब्जॉर्प्शन का काम होता है दोस्तों। और यहीं पर हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों। ये स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहीं पर हमको क्या मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहीं देखने को मिलता है एवापोरेटर के अंदर। एवापोरेटर का काम क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना। कंडेंसर का काम क्या होता है दोस्तों, हीट को रिजेक्ट करना। एक्सपेंशन डिवाइस हम लोग क्यों लगाते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, ताकि हमको पता चल सके कि हेड लॉस कितना हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग जो एक्सपेंशन डिवाइसेस हमारी होती हैं उसका डाया कितना लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है। अगर हमारे पास हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम डायमीटर को क्या करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे पास डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से हेड लॉस हमारा ज़्यादा हो रहा है ना। और अगर डायमीटर बड़ा होगा तो हेड लॉस हमारे पास कम होगा। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। और देखो, यहाँ कभी कभी कंप्रेसर काम क्या होता है, कंप्रेस करना। तो यहाँ पर दोस्तों एवापोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब जो हमारी होती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर भी रहता है, मॉइस्चर वाटर का रहता है। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि देखो कंप्रेसर के अंदर हम वेपर ही भेजते हैं, वाटर तो नहीं भेज सकते, यानी कि लिक्विड तो हम कंप्रेसर के अंदर भेज ही नहीं सकते दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज और लगा देते हैं, वो क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर। कभी कभी बुक में आपको एक्यूमीटर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जनरल अगर आप देखो तो कंडेंसर
एक्सपेंशन डिवाइस, एवापोरेटर और कंप्रेसर ही होता है। तो एक्यूमुलेटर हम लोग क्यों लगाते हैं इसको भी समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर जो हमारे पास हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, वेपर जो हमारा बन रहा है दोस्तों, उसके अंदर मॉइस्चर ना रह जाए, उसको सुपर हीट करते हैं, है ना। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर लगाते हैं। तो ये काम क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर का काम होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग साइकिल बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी ना हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं इसको, और एक एक तरीके से आपको समझते हैं। मान लो देखो हमने टीएस डायग्राम बनाया। टीएस डायग्राम देखो, ये क्या होता है, टीएस डायग्राम का डोम होता है, ठीक है ना। इस तरीके से टीएस डायग्राम का डोम होता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं ये मान कर चलता हूँ आपने थर्मोडायनेमिक अच्छी तरीके से पढ़ी है। अगर आपको समझना है डोम किस तरीके से होता है, तो मैं आपको फिर किसी दिन आपको बता दूंगा कि ये डोम इस तरीके से क्यों आता है, ठीक है ना। जब हम फेजर डायग्राम पढ़ते हैं, फेज चेंज प्रोसेस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर दोस्तों, तो वहां हमें समझ आता है कि इस तरीके से हमारा डोम बनता है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए हमारे पास टीएस जो डायग्राम होता है उसका इस तरीके से डोम होता है। यहाँ पे अगर 1 से 2 की बात करूं मैं, 1 से 2 की तरफ, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 से 3 की बात करूं दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर हो गया दोस्तों। कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, कंप्रेशन, यानी कि हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है। फिर 3 to 4 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन दोस्तों। 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। 4 to 1 क्या है हमारे पास, ये एवापोरेटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, हीट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है दोस्तों। और यहीं पर हमको क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास पीएच डायग्राम हो गया, हमारे पास टीएस डायग्राम। अब हम लोग क्या है, इसमें पीएच डायग्राम को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पता है वीसीआरएस जो साइकिल हमसे पूछता है तो वहां पर यही पूछा जाता है कि टीएस डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और पीएच डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको पीएच डायग्राम का डोम याद रखना है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 2 की अगर मैं बात करूं तो सेम प्रोसेस हो रही है। वो क्या प्रोसेस हो रही है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ही हमारे पास हो रहा है। यहाँ भी 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर 2 से 3 क्या हो रहा है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है दोस्तों। यहाँ अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनता है ना। यहाँ आप अगर देख पाओगे तो ये बिल्कुल सीधा है। फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जो हमारा 2 से 3 हो रहा है वो इस तरीके से होता है। 3 से 4 की अगर मैं बात करूं तो वही आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ भी। और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो हो रहा है हमारे पास 4 to 1 हो रहा है। और यहाँ भी हमें हीट क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम बनाइए वीसीआरएस साइकिल के ऊपर, है ना, तो वीसीआरएस साइकिल पहले आप लोग इस तरीके से बना देना, है ना। इसमें यहाँ पर हीट लॉस भी दिखाना चाहो तो दिखा देना, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ पर टीएस डायग्राम आप इस तरीके से बनाना, पीएच डायग्राम इस तरीके से बनाना, और उसके ये पॉइंट लिख देना कि 1 से 2 ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है ना। 1 से 2 क्या प्रोसेस हो रही है, 2 से 3 क्या प्रोसेस हो रही है, तो इस तरीके से प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी, तो इन्हीं डायग्राम के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि कंडेंसर क्या होता है, एवापोरेटर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है और एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, और इसकी किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ एनालिसिस कर रहे हैं, एनर्जी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीसीआरएस साइकिल, ठीक है ना। जो भी हमारी वीसीआरएस साइकिल है उसके जो भी पार्ट हैं, कंप्रेसर वगैरह हो गया, उसके उस पे हम लोग फर्स्ट लॉ एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं तो आपको पता है कंप्रेसर 1 से 2 हो रहा था। देखो कंप्रेसर अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्रेसर हो रहा है, ठीक है। तो वही कंप्रेसर को अगर हम लगाएंगे तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं, जो कि आपको पता है क्या होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस GZ1 प्लस QCV बराबर H2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। दोस्तों ये हमारे पास क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के लास्ट में, है ना, मैं आपको
इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि एसएफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, कहाँ से ये इक्वेशन निकल कर आई। तो अभी मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, एक थर्मोडायनेमिक का पार्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ इसको, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्यू सी भी हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक हम मान के चलते हैं, ये हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक की वजह से हम लोग यहाँ पर क्यू सी भी क्या है, जीरो मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं हम लोग कि ये हमारा C1²/2 और यहाँ पर देखो GZ1 और GZ2 हमारे पास, ये भी हमारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि डेटम हमारे पास सेम है, इनका डेटम का कोई काम नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, ये और ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यूसी भी हमने जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बचा क्या, H1 हमारे पास बचा, और क्या बचा हमारे पास, H2 बचा हमारे पास, और WC भी बचा, यानी कि कंप्रेसर का W बचा। दोस्तों देखिए H1 अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो H2 माइनस WC भी हो जाएगा कंप्रेसर का। ठीक है, तो यहाँ से W कंप्रेसर निकालूंगा, कितना होगा, H2 माइनस H1, ये कितना निकल कर आएगा, किलो जूल पर केजी। और अगर मैं इसमें केजी पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों तो किलो वाट में निकल कर आ जाएगा, है ना। और ये एम डॉट हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये रेट को दर्शाता है कि एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट को बता रहा है। तो कभी कभी हम लोग एम डॉट H2 माइनस H1 भी लेंगे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का ही यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है, इसीलिए हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कंप्रेसर के अंदर जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, डब्ल्यू एम डॉट H2 माइनस H1, है ना। अगर हम मास फ्लो रेट किलो वाट में ले रहे हैं तो ये, अगर हम किलो जूल पर केजी में ले रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब लो हम पढ़ते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर को एक बार समझ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारी क्या होती है। देखो सबसे पहले कंडेंसर में एक चीज समझिए, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है 2 से 3 हो रही है। देखो कंडेंसर जो हमारा हो रहा है 2 से 3 हो रहा है दोस्तों, है ना। कंडेंसर हमारा क्या है, 2 से 3 है। तो यहाँ पर जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे 2 से 3 के लिए लगाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्रेसर में हमने 1 से 2 लगाया था, यहाँ पर 2 से 3 लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस QCV बराबर H3 प्लस C3²/2 प्लस GZ3 प्लस WCV, है ना। ये हमने क्या लगा दिया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दी। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर वही कि C2²/2 है ना, और C3²/2 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट हो गई हमारे पास। तो यहाँ से देखो क्या निकल कर आएगा, देखो WC हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, WC हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो Q निकल कर जो आएगा हमारे पास क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये, इसको हमें निकालना है, किस तरीके से निकल कर आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे कंडेंसर के अंदर, क्या कर रहे थे, हम हीट रिजेक्ट कर रहे थे दोस्तों। तो हीट क्या है, हमको रिजेक्ट करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हीट हम निकाल रहे हैं दोस्तों, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस क्यू रिजेक्टेड लिया। यहाँ पर H3 का H3 है, और जो H2 इधर साइड था यहाँ पर इस साइड आ गया, तो हमने H2 ले लिया। तो Q रिजेक्टेड अगर मैं निकालूं, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, H2 माइनस H3। तो ये फॉर्मूला आपको कंडेंसर के लिए याद रखना है। क्या निकल कर आ रहा है, Q रिजेक्टेड जो निकल कर आएगी आपकी H2 माइनस H3 निकल कर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस की बात कर लेते हैं। और एक्सपेंशन डिवाइस हमारी क्या थी, 3 to 4 में अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन डिवाइस हमारी क्या थी, 3 से 4 तक हमारे पास क्या हो रहा था, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा था दोस्तों। तो एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वही सेम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हमें लगाना है, लेकिन 3 से 4 के लिए लगाना है। तो देखिए H3 प्लस C3²/2 प्लस GZ3 प्लस QCV बराबर H4 प्लस C4²/2 प्लस GZ4 प्लस WCV। यहाँ पर वही हमने नेग्लेक्ट कर दी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, QCV को जीरो कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या था, हीट रिजेक्शन
हमने 0 कर दिया, और WCB हमारे पास 0 है दोस्तों, कोई वर्क नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ से, H3 H4 के बराबर हो रहा है। तो एक्सपेंशन डिवाइस के केस में आपको याद रखना है H3 बराबर H4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एवापोरेटर के बारे में बात करते हैं। देखो एवापोरेटर को भी समझिए, यहाँ पर भी वही दोस्तों स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको लगानी है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, देखो 4:1 में हो रहा है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या हो रहा है, 4:1 हमारी प्रोसेस हो रही है एवापोरेटर के अंदर। तो दोस्तों यो यहाँ पर लगाएंगे जब हम, तो क्या होगा, H4 प्लस C4 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ4 प्लस QCV H1 C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस WCV। तो ये हमने क्या लगा दी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दी एवापोरेटर के अंदर, जो कि 4:1 प्रोसेस हो रही थी। दोस्तों यहाँ से वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने नेग्लेक्ट कर दी, और यहाँ पर हम लोग क्या नेग्लेक्ट करेंगे, WCV, है ना, 0 मान लेंगे इसको WCV को। तो यहाँ से H4 और QCV हमारे पास रह गया, ठीक है, और यहाँ पर H1 रह गया। दोस्तों H1 बराबर क्या हो गया, H4 प्लस W QCV। तो कंट्रोल वॉल्यूम Q एवापोरेटर की केस में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, H1, ये इधर इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, H1 माइनस H4, ठीक है। तो यहीं पर हमको क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एवापोरेटर के अंदर। वो मैं आपको पीछे बताया था, देखो एवापोरेटर के अंदर ही तो हमको क्या मिल रहा था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको मिल रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो वही चीज है, यहाँ पर हमने क्या निकाली, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाली दोस्तों। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डायरेक्ट निकलवाने को अगर से पूछे आपसे, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, m.H1 माइनस H4। तो m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, और आगे मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिए आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले, वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालें हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालें तो कितनी होती है दोस्तों हमारे पास, मास एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर कितना मास एंटर हो रहा है, और स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो मास एंटरिंग क्या हो गया, m इंटू V1, m डॉट, देखो मास है, मास रेट के केस में हम लोग ले रहे हैं, तो m डॉट इंटू V1, और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होता है, π/4 d स्क्वायर L n और k, ठीक है। ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है इसकी, तो आपसे पूछ लिया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, या तो VCRS साइकिल के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे आप लोग, इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो m डॉट है वो क्या है, मास फ्लो रेट, कंप्रेसर का मास फ्लो रेट है, और V1 क्या है, स्वेप्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग लेते हैं, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग इन द कंप्रेसर, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा है उसका। डी यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ सिलेंडर बोर, ठीक है, और यहाँ पर एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, एन क्या है, नंबर स्पीड ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की स्पीड कितनी है, के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर है। और एक चीज आपको और याद रखनी है, इफ द क्लियरेंस फैक्टर एंड प्रेशर रेशियो गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियरेंस फैक्टर दे रखा है और प्रेशर रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1 + C - C P2/P1 1/H। यहाँ से जो C होता है वो कितना होता है, VC/VS। तो ये फॉर्मूला आपको दो याद रखनी है, क्लियरेंस फैक्टर और प्रेशर रेशियो दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकलवाई होगी, और नहीं तो आपको ये इस वाले फॉर्मूले से निकाल देनी है, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दे रखा हो। तो दोस्तों इन्हीं के ऊपर VCRS साइकिल के न्यूमेरिकल होते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, तो इन न्यूमेरिकल को मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, COP, हमारे पास इसकी भी COP रह गई, तो COP और देख लीजिए दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में आपको, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसकी COP निकालूं दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें 4:1 मिल रहा है ना। देखो इतना याद रखना, ये इस तरीके से बनता है थोड़ा सा, ठीक है। 4:1 में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा था, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H1 - H4, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। और वर्क इनपुट हम क्या दे रहे थे इसमें, 1 से 2, कंप्रेसर में तो वर्क इनपुट दे रहे थे, तो 1 से क्या हो गया, H2 - H1, ये हमारे पास वर्क इनपुट हो गया। H4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3 भी लिख सकते हैं, तो H1 - H3 भी लिख सकते हैं हम लोग। और हम यहाँ पर H2 की जगह, तो H2 - H1 तो है ही हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो COP अगर निकलवाए, ठीक है, VCRS साइकिल की, तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग,
H1 माइनस H3 या फिर H1 माइनस H4 कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, अपॉन H2 अपॉन H1। इस तरीके से हम लोग COP भी निकालते हैं। तो देखो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कौन सा है हमारे पास, वो ये है कि इन अ सिंपल VC साइकिल, एक कोई सिंपल VCRS साइकिल है, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट एट वेरियस पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है ना रेफ्रिजरेंट की। क्या क्या दे रखा है, कंप्रेशन इनलेट दे रखा है H1 हमारे पास 183.2 kg पर किलोजूल पर केजी। V1 हमको दे रखा है 0.076 मीटर क्यूब पर केजी। इसी तरीके से दोस्तों कंप्रेशन आउटलेट हमको दे रखा है H2, ठीक है। इसी तरीके से हमको V2 दे रखा है। यहाँ पर कंडेंसर एग्जिट दे रखा है इतना, और V3 दे रखा है हमको इतना। और हमसे पूछा क्या गया है, द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर इतना, है ना। द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि देखो वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों, तो वॉल्यूम दे रखा है यानी कि इसको स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है हमको। क्या दे रखा है, स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है हमको, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इतनी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है हमको ये, ठीक है 80%। एंड स्पीड ऑफ कंप्रेसर वन, देखो स्पीड दे रखी है 1600 RPM स्पीड दे रखी है, यानी कि m दे रखा है हमको ये। और हमको पूछा क्या क्या है, फाइंड पावर रेटिंग ऑफ कंप्रेसर, किलोवाट में पावर रेटिंग बतानी है किलोवाट के अंदर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछा गया है किलोवाट में, ये भी बताना है। तो दोस्तों देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है, तो कल मैंने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, देखिए ये बताया था मैंने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि M1V1 अपॉन π/4 d²L(N)K, यानी कि ये हमारे पास क्या था, स्वेप्ट वॉल्यूम, मास एंटरिंग इन द कंप्रेसर अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले वही हम लोग एक अपनी साइकिल छोड़िए, डायरेक्ट लिखिए हम यहाँ पर गिवन क्या क्या दे रखा है हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है 80%। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 80% का साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.8, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.8। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, m.v1 अपॉन π/4 d² इंटू L इंटू N इंटू K, ठीक है। ये जो होता है ये क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 लीटर में दे रखा है दोस्तों। तो लीटर में दे रखा है और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करना है हमको, कुछ नहीं करना, सिंपल अप्लाई कर देना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की जगह 0.8 लिख लिया, ये जो हमारे पास निकला था, ठीक है। m डॉट चल ही रहा है, V1 हमको दे रखा था ऑलरेडी, देखो V1 हमको कितना दे रखा है, 0.076 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पर देखो 0.0767 लिख लिया। इसी तरीके से दोस्तों π/4 d²L, ये हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 लीटर दे रखा है, जिसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर n, देखो k कितना है हमारे पास, k बराबर 1 है, k क्या है 1, कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम 1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। n हमको दे रखा है, n दे रखा है हमको 1600 RPM, तो इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, तो हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दोस्तों। तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे दोस्तों, आपके पास m निकल के आ जाएगा, m डॉट कितना निकल कर आएगा, 0.417 kg पर सेकेंड, ये आपका निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको m डॉट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करना, ये वाली जो चीज़ है देखो, एक काम करना है, इसको इस तरीके से लिखना 0.8, और बाकी की ये जो दे रखा है यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ और 1600 RPM है ना, इसको इधर ले जाना, आप मल्टीप्लाई करना और इसको नीचे कर देना, डिवाइड कर देना, तो यहाँ से आपका m डॉट निकल कर आ जाएगा। इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती ही होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमसे क्या पावर आउटपुट निकलवाया है, तो पावर आउटपुट क्या पूछा है, देखो पूछा क्या है, पावर रेटिंग पूछी है ना कंप्रेसर की, तो पावर रेटिंग यानी कि वर्क W पूछा है। देखो कंप्रेसर की पावर रेटिंग निकालने के लिए क्या बताया था मैंने फॉर्मूला कल, m.H2 माइनस H1। देखिए कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था पावर रेटिंग निकालने के लिए, देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालने के लिए तो ये था, ठीक है।
लेकिन कंप्रेसर की पावर रेटिंग निकालने के लिए कल मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था ये कंप्रेसर के बारे में। तो यहाँ से पावर रेटिंग कितनी थी, एम डॉट एच टू माइनस एच वन किलोवाट में, तो हमसे किलोवाट में ही पूछी है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो पावर रेटिंग निकालने के लिए एम डॉट एच टू माइनस एच वन, तो एम डॉट हमारे पास ये है 0.417 जो अभी अभी निकला था। ठीक है, ये जो अभी अभी निकल कर आया ना अपना, देखिए 0.417 ये लिख लिया हमने। और H2 हमारे पास ये है, H1 ये है। ये कहाँ से निकला है वो देखो, यहाँ से H2 ये है अपने पास, H1 ये है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या है, वैल्यू लगाई, वैल्यू पुट करी और हमसे W निकल आया हमारे पास। कितना आ गया, 16.42 किलोवाट। इसको हम पावर रेटिंग बोलते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मैंने अभी बताया था आपको, एम डॉट इंटू एच वन माइनस एच फोर। H1 H4 की वैल्यू हमको दे रखी है ऑलरेडी, एम डॉट की वैल्यू हमको पता है 0.417, ये जो हमारी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इससे, यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकल कर आ गया। तो दोस्तों देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए और अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो देखो VCRS साइकिल के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मुझे नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको समझिए कि मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, इन 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ VC साइकिल। ठीक है, एक VCRS साइकिल है, वही VC साइकिल भी बोल देते हैं इसको। द रेफ्रिजरेंट एंटर एवापोरेटर विद एंथैल्पी। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, उसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है, 75 kg किलो जूल पर kg। एंड लीव्स विद एंथैल्पी इतना, एंटरिंग का ये है, लीव्स निकलता इतने से है। ठीक है, द एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेसर इतनी, कंप्रेसर के बाद इतनी होगी उसकी एंथैल्पी। हमको कैलकुलेट करना है COP, एक तो COP निकालना है जो मैंने कल आपको बताया था COP। पावर इनपुट निकालना है कंप्रेसर का, यानी कि यही H2 माइनस H1। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंडेंसर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालनी है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमको, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रखा है 5 किलोवाट, ये दे रखा है ना 5 किलोवाट कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, है ना, कूलिंग कैपेसिटी है। तो ये क्या है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको दे रखा है। H4 हमको दे रखा है 75, ये H2 हमको दे रखी है कितनी, ये 210। ठीक है, और H1 हमको कितना दे रखा है, 183। तो ये हमको वैल्यू दे रखी है दोस्तों। यहाँ से अगर हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालेंगे तो वही मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, एम डॉट इंटू H1 माइनस H4। ठीक है, अब हमको एम डॉट निकालना है यहाँ से, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारे पास 5 है और H1 हमारे पास कितना था, ये 183। H4 कितना है, 75। यहाँ से कितना क्या निकल कर आ जाएगा आपका, एम डॉट निकल कर आ जाएगा दोस्तों। अब हमको क्या निकालना था, पावर इनपुट। पावर इनपुट निकालने के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, WC क्या होता था, एम डॉट क्या होता था, फॉर्मूला यही तो था, एम डॉट H2 माइनस H1, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब H2 कितना है हमारे पास, 210, और H1 कितना है हमारे पास, 183। एम डॉट कितना निकल कर आ गया, 0.046, ये निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, पावर रेटिंग निकल कर आ गई, या फिर पावर इनपुट निकल कर आ गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, COP पूछा क्वेश्चन में। तो COP निकालने के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑन वर्क इनपुट। ठीक है, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, ये होगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। देखो क्या है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका, H1 माइनस, है ना, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये है ना। देखो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये COP होती है, क्योंकि हमारे पास ये VCRS साइकिल थी ना। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो। तो देखो H1 की वैल्यू हमको 183 दे ही रखी है, H4 की वैल्यू हमको 75 दे रखी है, H2 की वैल्यू 210 दे रखी है, H1 की 183 दे रखी है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, COP 4 निकल के आ जाएगा। और लास्ट हमसे पूछा गया है ये C पार्ट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द एट कंडेंसर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालनी है।
तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि QCV निकालना है हमको। QCV कितना होता है, m डॉट H2 माइनस H3 होता है। यहाँ पर H3 H4 के बराबर होता है, तो m डॉट की वैल्यू हमारे पास 0.046 दे ही रखी थी, और H2 की वैल्यू हमको दे रखी है 210, और H3 की वैल्यू हमको दे रखी है, H3 H4 के बराबर होता है, तो यहाँ से H3 75 दे दिया, तो QCV हमारे पास निकल कर आ गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम बहुत इजी होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वीसी साइकिल। यानी कि जो भी हमने वीसी साइकिल हमने बनाई थी, उसमें जितने भी कंपोनेंट थे, एवापोरेटर था, अपनी थ्रोटलिंग एक्सपेंशन वगैरह थी, हम उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उन सब के रीजंस मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने आपको वीसीआरएस साइकिल बताई थी। क्या होती है वीसीआरएस साइकिल? ये होती है अपनी वीसीआरएस साइकिल, कंडेंसर, कंप्रेसर, एवापोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस। इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन या फिर थ्रोटलिंग डिवाइस हम लोग बोलते हैं, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आप लोग जानिए। देखो, मैंने आपको बताया था, आपका जो भी रेफ्रिजरेटर होता है घर पे, आपने देखा भी होगा, फ्रिज वगैरह, तो आपने पीछे देखा होगा, उसकी हीट निकालने के लिए इस तरीके की क्या होती है, कॉइल्स होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? कॉइल्स होती हैं, जिसको हम लोग कैपिलरी कैपिलरी बोलते हैं दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। तो उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन का यूज़ क्यों करते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर क्या बताया था, हेड लॉस के बारे में बताया था आपको, है ना। तो उसकी वजह से यूज़ करते हैं, पहला बात तो वही हो गई। सेकंड, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं थ्रोटलिंग एक्सपेंशन की जगह अगर मैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज़ करूँ प्रोसेस में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वी नीड एक्सपेंडर, हमको एक्सपेंडर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो होती है, ये हमें नेग्लिजिबल वर्क प्रोवाइड करता है, और नेग्लिजिबल या फिर नामात्र का वर्क प्रोवाइड करता है, और वो वर्क क्या होता है, माइनस के VdV, ठीक है ना, W बराबर माइनस की VdV। तो नेग्लिजिबल वर्क प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का नहीं यूज करके हम लोग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन का यूज करते हैं। यहाँ पर जो आपको VdV ये दिख रहा है ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन वेरी लेस, वी विल गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ वर्क। देखो, ये लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और इसी की वजह से हमें क्या, लेस अमाउंट ऑफ वर्क मिलता है, क्योंकि ये बहुत कम होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग थ्रोटलिंग एक्सपेंशन का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का यूज नहीं करते हम लोग। अब हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वीसी साइकिल। दोस्तों, ये हमारे ऊपर, हमारे RAC सब्जेक्ट के ऊपर आई थिंक 6वीं वीडियो है, तो पिछली वीडियो जरूर देखें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर। अगर हम एवापोरेटर का जो प्रेशर का डिक्रीज कर देंगे, अगर हम एवापोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर देंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए, हमने ये क्या बना ली, हमने अपनी वही VCRS साइकिल बना ली, जिसका हमने पीएच डायग्राम बनाया है दोस्तों। क्या बनाया है? पीएच डायग्राम बनाया है। पीएच डायग्राम किस तरीके से बनता है, देखो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास P है इस साइड, ये हमारे पास H है इस साइड। तो पहले तो इसका डोम बनाते हैं इस तरीके के, तो डायग्राम याद कर लो, ये डायग्राम इस तरीके से ही बनते हैं, ये इस तरीके का बनता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बात हो रही है कि एवापोरेटर प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करते, ये साइकिल वही है हमारे पास 1 से 2, है ना, 3, 4, इस तरीके का है कुछ। अगर मैं एवापोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दूं दोस्तों, यानी कि देखो, ये तो हमारे पास कंडेंसर था, आपको पता है, ये हमारे पास क्या है, एवापोरेटर। अगर मैं इसका प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं दोस्तों, तो देखिए, अगर मैंने ये, पता है मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बताऊंगा ना आपको, अगर आप आगे भी पढ़ोगे अभी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर मैंने देखो एवापोरेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो हमें कहीं ना कहीं देखो ये इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा वर्क डन भी बढ़ जाएगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगा दोस्तों, तो हमारा वर्क डन भी बढ़ जाएगा। वर्क डन बढ़ जाएगा तो फिर हमारा COP डिक्रीज हो जाएगा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर देखो लिखा भी है, अगर मैं वर्क इनपुट बढ़ेगा, देखो हमारा क्या होगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा, पहली बात। और आपको पता है यहीं पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहीं पर हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सोचिए, पहले हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इतना देखने को मिल रहा था,
और अब आप देख पा रहे हो अब कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमारा है वो कम हो रहा है, कम देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा वर्क इनपुट बढ़ रहा है, देखो ये। तो वर्क इनपुट बढ़ गया हमारा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया हमारा, सीओपी क्या हो गया, कम, ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्योंकि सीओपी क्या होता है दोस्तों, सीओपी क्या होता है आपको पता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, है ना। यही तो सीओपी होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया, वर्क इनपुट कम हो गया, तो सीओपी भी तो कम हो जाएगा ना। तो वही चीज है, यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तब, कि 1 + C - C P2/P1 ब्रैकेट के अंदर 1/H की पम, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, P2 अपन जो P1 है ये इंक्रीज हो रहा है हमारा, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है हमारी, कम हो रही है दोस्तों। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, जब एवापोरेटर का प्रेशर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। अगर हम कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा दें दोस्तों, यानी कि देखो कंडेंसर हमारा ऊपर वाला था, है ना, यही तो हमारे, देखो वीसीआर साइकिल हमारी यही है, हमने इसका पीएच डायग्राम बनाया है, तो इस तरीके का इसका डोम होता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंडेंसर जो हमारे पास ऊपर है इसका हमने क्या बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। जब हमने कंडेंसर का प्रेशर बढ़ाया दोस्तों, तो देखो इस तरीके का हमने कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा दिया ऊपर, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, देखो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो कम होगा ही होगा, है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम होगा। सीओ वर्क इनपुट हमारा बढ़ रहा है, देखो वर्क इनपुट हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, सीओपी हमारा कम हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है ये भी दोस्तों कम हो रही है। ठीक है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो P2 हमारा P2 इंक्रीज हो रहा है ना। P2 क्या है हमारा, यही तो P2 है दोस्तों, P2 क्या है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम काम हो रहे हैं पहले पिछले की तरह, हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कम हो रहा है दोस्तों, वर्क इनपुट भी ज़्यादा हो रहा है, और सीओपी हमारी कम हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे P2 जो है ये हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर, अगर हम एवापोरेटर का प्रेशर को कम करें, या फिर इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर को या फिर बढ़ाएं हम लोग, रिजल्ट क्या मिलता है हमको, सेम ही मिलता है। क्या रिजल्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घटेगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी घटेगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आप लोग कि इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग अगर हम लोग कर दें, है ना, सुपर हीटिंग आपको पता ही है, वेपर को बिल्कुल वो उसको कोई भी लिक्विड ना रह जाए उसके अंदर, सुपर हीटिंग इसलिए करते हैं हम लोग। अगर हम सुपर सुपर हीटिंग कर दें दोस्तों ज़्यादा, तो क्या होता है इससे, देखिए, यानी कि वही हमने वीसीआर साइकिल बनाई, जिसका पीएच डायग्राम बनाया दोस्तों, ये इसका डोम होता है, तो ये हमारी साइकिल ड्रॉ हो गई पीएच डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ये हमारा सुपर हीटिंग है, हमने इसको बढ़ा दिया दोस्तों। जब हम सुपर हीटिंग बढ़ाएंगे तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि देखो सुपर हीटिंग बढ़ रही है दोस्तों, इसीलिए रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो हमारा वर्क इनपुट तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक वर्क हमें और करना पड़ रहा है, तो वर्क इनपुट बन गया। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर अगर मैं सीओपी बढ़ भी सकता है दोस्तों, और घट भी सकता है यहाँ पर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, क्या, सुपर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेटिंग प्रॉपर्टी। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है दोस्तों, कौन सा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग वीसीआर साइकिल के अंदर, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, फिर भी अगर आप निकालना चाहो, देखो वर्क किस तरीके से निकालोगे, गामा अपन गामा -1 P1 V1 - P2 V2, है ना, ये इक्वेशन होती है दोस्तों। यहाँ से देखो MRT1 लिख सकते हैं, MRT2 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये दोस्तों इस तरीके की इक्वेशन होती है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हमको पता चलता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो देखो ये न्यूमेरिकल पर्पज से है, अगर आपको याद नहीं रखना तो मत याद रखो, कोई बात नहीं है। आप बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब हम सुपर हीटिंग करेंगे तो यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ेगा, और वर्क इनपुट भी बढ़ेगा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, इतनी सी बात आपको लिख देनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों, देखिए, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। देखो अगर हम सब कूलिंग करते हैं, यानी कि देखो यहाँ तो हमारे क्या सुपर हीटिंग थी, अगर हम सब कूलिंग करते हैं, इस साइड करते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसको देख लीजिए। देखो सब कूलिंग की हमने, तो सब कूलिंग की कहीं ना कहीं देखो इधर हम लोग आए, है ना, 3 डैश से 4 डैश की तरफ आए हम लोग, है ना, इस साइड आए कम से कम।
तो यहाँ से क्या हुआ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो हमारा बढ़ा, वर्क इनपुट क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, क्योंकि वर्क इनपुट तो हमारे यहाँ मिलता है, हमें काम करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, है ना। तो सीओपी भी क्या बढ़ जाएगा, हमारा सीओपी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सीओपी क्या होता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही तो होता है। तो वर्क इनपुट सेम है, तो सीओपी क्या रहेगा, बढ़ेगा ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है हमारा, तो सीओपी ऑलरेडी बढ़ेगा। तो यही सब चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके की दोस्तों वीसीआर साइकिल होती है, और उसके इफेक्ट होते हैं पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर, वीसी साइकिल में हीट एक्सचेंजर का यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।